साथियों नमस्कार। साथियों याद कीजिए, कल हमने दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर। उसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान अभी तो कस्में खा रहा है कि सभी इस्लामिक नेशन साथ आ जाओ, हमें ईरान का साथ देना है, इजराइल से लड़ना है। लेकिन उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि देखना पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी बातों से पलट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और आज सुबह से एक न्यूज काफी वायरल हो रही है, वो ये कि ईरान के एक सिक्योरिटी पर्सनल ने, जो कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, उसने एक इंटरव्यू में यह बता दिया कि भाई देखिए, अगर इजराइल हम पर परमाणु हमला करता है तो हमारी तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। अब यह बात जैसी उसने कही, दुनिया में बात जो है वायरल हो गई। इजराइल के भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान बीच में कहां से कूद गया। वो पाकिस्तान जो अभी भी मार खा के आया है भारत के हाथों, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, वो पाकिस्तान अब इजराइल को चुनौती देगा। सब हैरान थे, लेकिन तुरंत पाकिस्तान की तरफ से, वहां के मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है ईरान से, और हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और जिन लोगों को यह भ्रम है कि हम ईरान को हथियार दे रहे हैं, मिसाइल्स दे रहे हैं, तो हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यह है पाकिस्तान की असलियत। 24 घंटे नहीं लगे और पाकिस्तान ऐसा पलटा कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि ईरान का साथ दे जाए या किसी का साथ दे जाए। कारण क्या है कि ईरान के विरुद्ध इस समय यूएसए है, और पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ कुछ कर दे, ऐसी उसकी हिम्मत नहीं है। यूएसए बैठे बैठे पाकिस्तान को खत्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगी। इसलिए पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, पाकिस्तान को अपनी हैसियत भी पता है कि अगर इजराइल के खिलाफ उसने कुछ भी बोल दिया तो इजराइल आसिम मुनीर को उसके घर में ढेर कर देगा, पता भी नहीं चलेगी। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अभी हमारे पीछे भारत भी पड़ा हुआ है, इजराइल भी पड़ा हुआ है। दोनों अगर किसी पॉइंट पर मिल गए और सेम इंटरेस्ट के साथ मिल गए तो आसिम मुनीर क्या, वहां के बड़े बड़े जनरल फनरल सब गायब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान सिर्फ बीच बीच में हवा बनाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं हूं इस्लामिक लीडर, मेरे पास है परमाणु बम, लेकिन जैसे कोई उसे आगे करेगा तुरंत सबसे पहले पीछे भागेगा। तो यह पाकिस्तान की असलियत थी। तो यह थी आज की पहली खबर। अब दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं, जो है, देखो पाकिस्तान ने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम टेट फॉर टेट करेंगे, डर गया, ठीक है। दूसरी खबर है कि साहब इजराइल ने एक कार्यक्रम बनाया था, एक प्लान बनाया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी को निपटा देंगे। इजराइल ने, नेतन्याहू ने फिर बाद में यह प्लान डिस्कस किया ट्रंप के साथ कि हम वहां के सुप्रीम लीडर को निपटाना चाहते हैं, जिससे कि इजराइल में पूरी तरह से रिजीम चेंज हो जाए, और हम यही करना चाहते हैं जिससे कि नई जो सरकार आए वो ऐसी आए कि हम सबके साथ मिलकर हमारी तरह से चल सके। इस बात पर ट्रंप ने मना कर दिया इजराइल को कि नहीं नहीं, तुम खमेनी को मत निपटाओ। अब साहब, ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये खबर चल रही है कि ट्रंप ने रोका कि सुप्रीम लीडर को मत मारो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो ट्रंप है वो सिर्फ बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। ट्रंप को अभी भी ये उम्मीद है कि इजराइल के साथ, ईरान के साथ बातचीत करवाई जा सकती है, ईरान के साथ डील हो सकती है, और ईरान से हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जो इजराइल है वो आर पार की लड़ाई लड़ता है कि अच्छा तुमने अगर ऐसा किया हम तुम्हें साफ कर देंगे। इजराइल का माइंडसेट ये है। ट्रंप का माइंडसेट ये है कि नहीं नहीं, अभी रुको, अभी भी उम्मीद है बिजनेस हो जाए, अभी भी उम्मीद है डील हो जाए, डील हो जाए। ट्रंप ये समझ ही नहीं रहा है कि ईरान डील वाला देश है ही नहीं। ईरान से तुम डील करोगे क्या? केवल नेचुरल गैस की कर सकते हो, बदले में उससे कह दोगे कि तुम न्यूक्लियर एनर्जी बना लो। उसे मतलब ही नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो करेगा क्या? उसे बम बनाना है, उसे अपने एग्जिस्टेंस बचाना है, ठीक है ना। तो ईरान कोई भारत नहीं है, ईरान कोई चाइना नहीं है जिससे तुम डील कर लोगे, तुम्हारे पास माल आएगा या तुम उसे भिजवा दोगे। ईरान के पास देने के लिए सिर्फ ऑयल और गैस है, वो किसी हाल में देने वाला नहीं है। और मान लो दे भी देगा तो तुम उसे बदले में क्या दोगे? सिक्योरिटी उसे चाहिए ही नहीं, वो अपना न्यूक्लियर बम बना के सिक्योर हो लेगा, तुम्हारी सिक्योरिटी क्यों लेगा वो? तो ट्रंप ये बात अभी समझ नहीं पा रहे कि ईरान जो है बिजनेस माइंड के साथ नहीं सोच रहा, ईरान तो आर पार की बात सोच रहा है। और ट्रंप यहां पर शायद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो टोटली वही हर जगह डील 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 लेकर के आ जाती हैं, जो कि अभी तक फिट नहीं बैठ रहा। इजराइल ने शायद जो गलती करी वो ये कि ट्रंप को या अमेरिका को बता दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, उसे कर देना चाहिए था। अब ये इजराइल बेहतर जानता है। खैर, तो ये खबर फ्लैश हो रही है। साथ ही इजराइल की तरफ से एक बयान आया था कि ट्रंप का हमें पूरा पूरा सपोर्ट है। ट्रंप हमको ईरान के खिलाफ लड़ने में अभी तक तो मॉरल सपोर्ट ही दे रहे हैं, लेकिन जो समीकरण अभी तक बन रहे हैं, जैसे यूएस की नेवी अब गल्फ के आसपास पहुंच गई है, एयरफोर्स के कुछ विमान भी बताया गया है कि उस क्षेत्र में जहां जहां यूएस के अड्डे बने हुए हैं वहां पर अब चुस्त दुरुस्त हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस ये मान के चल रहा है कि ईरान ने अगर यूएस के किसी भी ठिकाने पर हमला किया तो यूएस पे टूट के बरसेगा ईरान के ऊपर। ऐसे समीकरण बन रहे हैं। यूएसए कैसे भी करके इस मामले में आना चाहता है, अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो। पहले तो यूएसए यही कोशिश करेगा जो ट्रंप है कि डील हो जाए,
फिर कोशिश ये करेगा जो इजराइल के साथ चल भी रही होगी कि रिजीम चेंज हो जाए। जब कुछ नहीं होगा, ईरान मान लो यूएस के किसी ठिकाने पर हमला कर देता है, फिर यूएस अपने 2 4 5 10 देश लेकर के ईरान पर टूट पड़ेगा, जैसा कभी इराक के साथ हुआ था। ठीक है साहब, ये अगली खबर थी। अब आप तीसरी खबर पर गौर करिए जो बड़ी ध्यान देने वाली है। आप याद करना, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो पिछले साल एक चीज बड़ी ट्रेंड करी थी, ऑल आइज ऑन रफा, और तमाम तरह के सेलिब्रिटीज अपना स्टेटस लगा रहे थे, ऑल आइज ऑन रफा, गाजा में जगह है रफा। और ये कहा जा रहा था कि इजराइल जो हमले कर रहा है हमास के ऊपर या गाजा के ऊपर, उस हमले में सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक भी सिविलियन ना मरे। और हमास की आदत आपको पता है कि वो सिविलियंस को आगे करके तब हमला करता है, जिससे कि आप हमला करो तो सिविलियन मारा जाए और इसी चीज का मुद्दा दुनिया में बनाया जाए। इस बात को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया गया, लोगों ने स्टेटस लगाए, दुनिया में आवाजें उठी इजराइल के खिलाफ। और मुस्लिम कंट्रीज ने ये बोला, जो पाकिस्तान टाइप के हैं या ये ईरान टाइप के हैं या टर्की टाइप के हैं, कि साहब वहां सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इस बात की हमें चिंता है। और आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, कुछ एड्स चलते थे जिसमें चंदा मांगा जाता था कि फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ डोनेट करिए। इस तरह से पूरा एक फंडिंग की व्यवस्था भी यहाँ चलती थी, आपने ये देखा होगा। लेकिन क्या आपने ये देखा कि ऐसा इजराइल में भी हो रहा है? इजराइल में भी ईरान ने जो हमला किया है वो सिविलियंस के ऊपर किया है, कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया, इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे किया, वहां के मिलिट्री ऑफिशियल्स पर किया, वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर किया। ईरान किस पर कर रहा है साहब? इजराइल के सिविलियंस पर कर रहा है। ऐसे कई आपको विजुअल्स दिखाई दे जाएंगे जहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इजराइल में किस तरह से तबाही ईरान ने मचाई है। लेकिन क्या दुनिया में कोई भी न्यूज आउटलेट, कोई भी एनजीओ, कोई भी संगठन इसके पक्ष में आवाज उठा रहा है कि हाँ इजराइल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? एक भी संगठन आपको नहीं दिखाई देगा। इसे कहते हैं नैरेटिव। चलो इजराइल छोड़ो, अब ये थोड़ा पीछे आ जाओ। भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 3 4 दिन वाला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया था। उसके बाद भी जब झड़प हुई 2 3 दिन की, तो भारत ने उनके एयरफोर्स के अड्डों को ठिकाना बनाया। ये सब तो किया था, भारत ने पाकिस्तान के किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। पुंज में क्या हुआ था आपको याद है, किस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। गुरुद्वारे पर हमले का प्रयास हुआ, मंदिरों पर हमले का प्रयास हुआ, और किस तरह से हमारे अमृतसर तथा अन्य शहरों पर पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स बरसा रहा था। वो तो कोई उसकी मिसाइल यहाँ लैंड नहीं करी, लेकिन प्रयास तो उसका यही था ना कि सिविलियंस को मारा जाए। और जम्मू कश्मीर में तो मार ही रहा था। तो क्या उस बात को लेकर के दुनिया में किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इस मुद्दे को तो ऐसे दबा दिया गया जैसे इट्स नॉर्मल। लेकिन उधर कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। इसे कहते हैं नैरेटिव। ठीक है साहब, इस तरह से नैरेटिव चलता है। और जो युवा लोग, जिन्हें ये लगता है ना कि साहब न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कुछ लोग इसी को न्यूट्रल लोग कहते हैं कि वो आपके सिविलियंस मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसकी गलती से किसी सिविलियन को मार दो तो हंगामा हो जाएगा। और आपने अगर इसके बारे में कुछ बोल दिया तो आप बाइस्ड हो, आप न्यूट्रल नहीं हो। आप अपने सिविलियन मरने दो तो ही न्यूट्रल हो आप। अगर आपने मुद्दा उठा दिया तो आप न्यूट्रल नहीं हो, तो आप सरकार के पक्ष के हो गए, तब आप किसी पार्टी के पक्ष के हो गए। इस तरह का नैरेटिव दुनिया में चलता है। एक नैरेटिव और देखिए आप, ये देखिए, ये अभी कुछ समय पहले एक खबर चली, उस खबर को हमने भी पकड़ा था क्योंकि न्यूज आउटलेट में चल रही थी, तो हम तो न्यूज की आपको हेडिंग से दिखाते हैं। खबर ये चली साहब भारत में कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान में बुलाया गया है और वहां की जो मिलिट्री स्थापना है उसके 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में 14 जून को एक कार्यक्रम था, तो उसमें आसिम मुनीर को उन गेस्टों में से एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया जो यूएसए अलग अलग देशों से बुला रहा था। इस बात को लेकर के भारत में आवाज उठी। यहाँ के जयराम रमेश साहब जो हैं कांग्रेस वाले, उन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करी और बोला कि भारत की डिप्लोमेसी फेल है। देखिए आसिम मुनीर को तो बुलाया जा रहा है, भारत के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया जा रहा है, मोदी जी कर क्या रहे हैं, इस तरह की बातें उठी। अब यूएस की तरफ से खबर आई, कल की बात है, कि यूएस का कहना है कि हमने आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं है, और ये आसिम मुनीर क्या हमने किसी देश के किसी आदमी को नहीं बुलाया, ये तो खामखा की हवाएं उड़ाई जा रही हैं। तो जब ये खबर उड़ाई गई होगी तो सोचो वो भी किस प्रोपेगेंडा के तहत उड़ाई गई होगी। एक चीज माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान झूठ का नैरेटिव फैलाने में थोड़ा आगे रह रहा है। कारण क्या है कि उस जैसे देश को सपोर्ट करने वाले देश बहुत हैं, सपोर्ट इन द सेंस नैरेटिव में। जैसे यूरोप में देखिए, यूएसए में देखिए, भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई
उसमें सबको पता है कि पाकिस्तान भारत का एक तिनका भी नहीं ला पाया फौज और एयरफोर्स के मामले में। एक भी मिसाइल लैंड नहीं करा पाया, एक भी ड्रोन लैंड नहीं करा पाया, बुरी तरह से पिटा है, सब जानते हैं। लेकिन यूरोप में उसकी इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि पाकिस्तान ने पिटाई खा ली। क्या चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान की झड़प हुई जिसमें बहुत ज्यादा तनाव हो गया था, फिर बाद में एकदम से सीज फायर हो गया। कोई भारत की ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करता आपको नहीं दिखाई देगा और पाकिस्तान की बुराई ज्यादा करते हुए नहीं दिखाई देगा। ये सब हथियारों का खेल है, क्योंकि भारत की तारीफ कर दोगे तो भारत का हथियार ज्यादा बिकेगा दुनिया में। भारत की तारीफ कर दोगे तो साहब S-400 की तारीफ करनी पड़ जाएगी, जो रशिया की तारीफ वो लोग करना नहीं चाहते। और पाकिस्तान की तारीफ करोगे तो पाकिस्तान के पास सब चीजें किराए की है, यूएस की है या यूरोप की है या फिर चाइना वाइना की है, तो वो उनको जमता है। प्लस वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान सर्वाइव करता रहे, क्योंकि पाकिस्तान 50 रुपए में काम कर देता है तो उनका काम आता रहता है। तो इस तरह से जो एक पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है वर्ल्ड वाइड, जो डीप स्टेट का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में पाकिस्तान ज्यादा फिट बैठता है। इसलिए उसके नैरेटिव आप देखना ज्यादा चल जाते हैं। जैसे झूठा एक नैरेटिव चला दिया कि साहब आसिम मुनीर को बुलाया गया है, दुनिया के किसी एक आध अखबार ने छाप दिया होगा, बड़े अखबार ने, उस बात को लेकर के हमारे अखबारों ने छाप दिया और हम सबको ये लगने लगा कि हाँ से बुलाया होगा। ये होता है नैरेटिव, ये होता है झूठ, ये होता है झूठ को फैलाने की ताकत। आप खुद देखिए हमारे देश में जो लोग सरकार के विरोध की चीजें चलाते हैं, सरकार के खिलाफ की चीजें चलाते हैं, उनके चैनल्स देखिए, यूट्यूब चैनल साहब लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, और आपको एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं दिखाई देगा जो भारत के पक्ष की बात करता हो। मैं सरकार भी नहीं कह रहा, मैं भारत के पक्ष की बात कर रहा हूं, नेशनलिस्ट, जिसके 50 लाख सब्सक्राइबर हो। नहीं हो पाता है साहब। तो ये नैरेटिव वॉर है, बड़ा तगड़ा खेल चलता है, पैसे का, इंफॉर्मेशन का, ताकत का, हर चीज का। तो यूएस ने बोला कि साहब हमने नहीं बुलाया। अब साहब एक खबर और आ रही है, अब ये खबर पुष्ट है या नहीं मैं नहीं कह सकता। खबर ये है कि यूएसए में रह रहे कुछ पाकिस्तानियों को यह लगता है कि आसिम मुनीर यूएस में है उस वक्त और कहीं छुपा हुआ है, सामने नहीं आ रहा है। इसलिए वहां के कुछ लोगों ने बाकायदा यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके सामने जाकर के प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में उन लोगों का कहना यह है कि आसिम मुनीर कहां छुपा है, सामने आए। और उनकी डिमांड यह है कि यूएस इंटरवेंशन करे या दुनिया इंटरवेंशन करे कि पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर ने एक डिक्टेटरशिप चला रखी है, एक मिलिट्री शासन चला रखा है, वो हटाया जाए और वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित की जाए। ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं या उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि इमरान खान को गलत तरीके से जेल में डाला गया है, और अभी जो इलेक्शन पाकिस्तान में पिछले साल हुए थे उन इलेक्शंस को जानबूझ करके पलटा गया आसिम मुनीर के द्वारा, और जानबूझ करके इस तरह की सरकार बनाई गई जो आसिम मुनीर चाहता था, और ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जो आसिम मुनीर चाहता था या यूएस चाहता था। तो ये लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा एक देख लीजिए, ये शब्द लिखा है, मैं इसे बोलना नहीं चाहता, वो स्ट्राइक विस्ट्राइक आ जाती है। तो इस तरह से शब्द इस्तेमाल वहां पे किए जा रहे हैं, और किस तरह से विरोध हो रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है साहब। तो अब आसिम मुनीर को लेकर के विरोध हो रहा है, आसिम मुनीर गायब है, पाकिस्तान अपने बयान पलट रहा है, कल कहता है सभी इस्लामिक एक हो जाओ, आज कहता है कि नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। इस बात को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। आसिम मुनीर किस तरह से डरा हुआ है, किस तरह से विरोध झेल रहा है, कोई चर्चा नहीं कर रहा होगा। लेकिन लोग इस बात का सवाल जरूर पूछते हैं कि अरे भारत के कितने जेट गिरे, अरे भारत के कितने विमान जो है उसमें पाकिस्तान की तरफ गए, अरे भारत के कितने पायलट शहीद हुए। इस बात पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। भारत में ही रह रहे कुछ नेता ऐसे हैं जिस तरह के सवाल पूछते हैं। अब आप देख लीजिए G7 की मीटिंग की कहानी देखिए। G7 का न्योता भारत के प्रधानमंत्री को थोड़ा देरी से मिला, भारत के प्रधानमंत्री को सभी को देरी से मिला जो जो वहां पर मेहमान के रूप में जा रहे हैं। तो साहब यहाँ पर हंगामा पहले से स्टार्ट हो गया, कह रहे देखो G7 में भारत को नहीं बुलाया, भारत की डिप्लोमेसी फेल, भारत की डिप्लोमेसी फेल। फिर बाद में ट्वीट आया, कनाडा के पीएम ने बोला कि साहब हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, मोदी जी ने उसको शेयर भी किया। तब एकदम सब चुप पड़ गए। तो हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कैसे नीचा दिखाया जाए, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। अब आप ये देख लीजिए, कई लोग हैं हमारे देश में जो नरेंद्र इज सरेंडर करके बात कर रहे हैं। कई ऐसे कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं लोगों को जो कहते हैं अरे भारत ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। अरे भाई तुम स्थिति तो देख लो पाकिस्तान की, सैटेलाइट इमेज तुम्हारे पास है, सारा कुछ तुम्हारे पास है, कितने एयरबेसेस उसके तबाह हो गए। आप क्या चाहते हो ये युद्ध खिंचता रहता यूक्रेन और रशिया की तरह? इस युद्ध का अंत नहीं होता। इस युद्ध को बहाना बनाया जाता बाजार के रूप में। अमेरिका या चाइना में से कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ आके खड़ा होता और कहता ठीक है तुम लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हथियार चाहिए तो हमें बताना। पाकिस्तान कहता हाँ हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। फिर पाकिस्तान कहता है कि हथियार तो हम ले लेंगे लेकिन पैसे कम है, तो यूएस कहता कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे भी दिलवा देंगे, ये लो, एक हाथ से लोन लो, दूसरे हाथ से उस लोन से हथियार खरीद लो। पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती। समझ रहे हैं? आज भी इजराइल जो ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हजारों।
उसके पास ड्रोन व्रोन एयरक्राफ्ट वगैरह उतने नहीं है जितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि मैं जब तक अपना विमान भेजूंगा या जब तक अपना ड्रोन भेजूंगा तब तक रास्ते में इजराइल गायब कर देगा। बहुत लंबा रास्ता है इजराइल से ईरान, कम से कम 1500 किलोमीटर मान लीजिए, दोनों की कैपिटल में डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। तो इतनी दूरी से ड्रोन या एयरक्राफ्ट के जरिए आप हमला नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमला कैसे किया जाता है? ईरान एक मिसाइल लॉन्च करेगा अपनी धरती से स्पेस में चली जाएगी, फिर स्पेस से सीधी आएगी और इजराइल पर अटैक करना चाहेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल है और जब वो छोड़ता है इजराइल पर तो एक साथ सैकड़ों छोड़ता है, जिससे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितनी इंटरसेप्ट कर पाएगा? 100 छोड़ोगे, हो सकता है 99 कर दे, एक तो गिरेगी, बस वही काम कर देगी। तो इजराइल को अपनी रक्षा करने के लिए अभी जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करना पड़ रहा है, जो उसके अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें इजराइल का खर्चा बहुत हो रहा है। अभी भी लोग बता रहे हैं कि इस बीच इजराइल के करीब करीब 3-4 बिलियन डॉलर तो खर्च भी हो गए अपनी रक्षा में। तो एक युद्ध में इतना खर्चा आता है और इजराइल कहीं ना कहीं हो सकता है अमेरिका उसे फंड दिलवा दे, न दिलवाए, बात की बात है, बट खर्चा तो भी हो ही रहा है। तो इस तरह से एक युद्ध लंबा खींचने से बड़ा सिस्टम गड़बड़ाता है। तो जो लोग यहाँ पर सरेंडर वरेंडर की बातें करते हैं वो थोड़ा भी गहराई से देखो ईरान और इजराइल की लड़ाई को। अच्छा, एक चीज और देखना, ईरान ने एक बात कही है, कल की खबर है ये, इजराइल से, कि इजराइल अगर हम पर हमले रोक दे तो हम युद्ध विराम कर सकते हैं, ये बात कही है। अच्छा, मान लो ईरान ने कही है, इजराइल रोक भी देगा, फिर ईरान पता क्या करेगा? वही करेगा जो पाकिस्तान ने किया कि देखा हम जीत गए। फिर ईरान का इकोसिस्टम काम करेगा इस नैरेटिव को चलाने में कि देखो इजराइल झुक गया। वो तो इजराइल में सब लोग यूनाइटेड हैं, तो वहां इजराइल में खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। भारत में तो साहब यहीं के लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं। तो ये नैरेटिव वॉर बनाना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं दुनिया में। ईरान ये चाहता है कि किसी भी वक्त सीज फायर हो जाए, जिसके बाद मैं दुनिया में ये उड़ा दूं कि देखा हम इस्लामिक कंट्री एकमात्र ऐसे थे जो ना अमेरिका के सामने झुके, ना इजराइल के सामने झुके, ना किसी के सामने झुके, इसलिए हमें स्वीकारो। ये बादशाहत कायम करने का और ऐसा होने से जो वहां का सुप्रीम लीडर है खमेनी, वो तो डिक्टेटर है वहां के एक तरीके से। वो तो सभी ईरानियों को समझा देगा कि देखो मैं था तो ईरान को बचा क्या लिया, इजराइल को देखो मैंने झुका दिया। तो ये लोग इस चक्कर में है। तो मेरा ख्याल है कि इजराइल, सब जानते ही होगा ये सब। तो दुनिया में ये सब चल रहा है साहब, और पाकिस्तान जो ये फालतू की बातें करता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान एक भी चीज ऐसी नहीं कर सकता जो यूएसए की इच्छा के विरुद्ध हो, इस बात को आप जान लीजिए। तो आने वाले समय में अब क्या होगा साहब? इजराइल, जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल का खर्चा बहुत हो रहा है अपने डिफेंस, एयर डिफेंस को ये करने में। तो इजराइल अब जो ईरान पर करेगा वो वही वाला हमला होगा जो मैंने आपको कल बताया था। मैं आपको कोई भी वीडियो में बात बताता हूं, वो अगले वीडियो तक सत्य हो जाती है, फिर मुझे बताना पड़ता है देखो कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो अब मैं बता रहा हूं अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। इजराइल ईरान में अब साइबर अटैक करेगा या वहां की टेक्निकल जो है फॉल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे आप देखोगे, मान लो वहाँ का ग्रिड फेल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो गई, या हो सकता है वहाँ पर आप देखोगे कि हैक हो गई चीज़ें, या आप देखोगे कि जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें हैं उन्हें पता नहीं चल रहा कहाँ पे कौन सी फट जा रही है, कहाँ पे किस तरह से उल्टा काम कर रही है। ये सारी चीज़ें अब इसराइल करेगा क्योंकि वो इस चीज़ में मास्टर है। इसराइल अब अपनी ताकत पर खेलेगा और उधर से अमेरिका तैयार हो रहा है कि अगर ईरान ज़्यादा हमला करने पर कुछ आता है तो हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना साहब। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि कैसे भी करके वहाँ पर सरकार परिवर्तन हो, और इस कोशिश में ईरान जो है, इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत झोंक देंगे। ट्रंप एक तरफ से बोलता रहेगा कि अरे डील कर लो, दूसरी तरफ तैयारी भी करता रहेगा कि कल को बात बिगड़ गई तो कम से कम अपनी फौज है। ये अभी चलना है। अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें बदलाव आते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा हाँ, ये चैनल हमारा थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा जिससे कि थोड़ा रीच बढ़े। बीच में इसने झटका झेला है हमारे चैनल ने, तो आपका अगर ये सहयोग मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।